हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हम बात कर रहे थे फसल एवं भंडारण के प्रमुख कीटों की, जिसमें हमने बात की कातरा और सफ़ेद लट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए कीट के बारे में जिसका कि नाम है लोकस्ट टिड्डी। टिड्डी फड़का, लोकस्ट या ग्रास हॉपर। लोकस्ट, ग्रास हॉपर। देखिए, फसल एवं भंडारण से संबंधित प्रमुख कीटों की हम यदि बात की जाए तो हमने बात की नंबर 1 पर कातरा और नंबर नेक्स्ट पे हमने बात करी थी सफ़ेद लट। सफ़ेद लट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टिड्डी या फड़का के बारे में। देखिए, ये भंडारण से संबंधित या फसल से संबंधित ऐसा प्रमुख कीट है जिसको अंतर्राष्ट्रीय शत्रु, इंटरनेशनल एनिमी के रूप से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सामान्य परिचय की। देखिए, सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन। देखिए, सामान्य परिचय की यदि बात की जाए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके वैज्ञानिक नाम की। वैज्ञानिक नाम, जूलॉजिकल नेम। तो देखिए, क्या नाम है इसका, तो सिस्टोसर्का। सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया। सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया। यदि इसके वंश की बात की जाए, गण की बात की जाए, ऑर्डर, गण या ऑर्डर, तो ये आर्थोपटेरा। आर्थोपटेरा। नेक्स्ट, यदि कुल की बात की जाए, फैमिली, तो एक्रीडिडी। एक्रीडिडी। एक्रीडिडी कुल का ये सदस्य है। ओके। नेक्स्ट बात की जाए इसके स्वभाव की। स्वभाव, तो ये सर्वभक्षी। सर्वभक्षी। सर्वभक्षी प्रकृति का कीट है। ये कौन सी श्रेणी में आता है, तो सर्वभक्षी कीटों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, और क्या खास बात, तो देखिए, हमने ये कहा कि फसलों को अत्यधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण इसको अंतर्राष्ट्रीय शत्रु, इंटरनेशनल एनिमी के रूप से भी जाना जाता है। तो देखिए, फसलों को अत्यधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाने के कारण तथा विश्वव्यापी होने के कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय शत्रु, इंटरनेशनल एनिमी के नाम से के रूप में पहचाना जाता है। इंटरनेशनल एनिमी के रूप में पहचाना जाता है। ओके। क्या मतलब रहा कि अंतर्राष्ट्रीय शत्रु, इसका मतलब ये है कि ये माइग्रेशन करता है और माइग्रेशन एक देश से दूसरे देश तक ये माइग्रेट कर जाता है, इसलिए इसको इंटरनेशनल एनिमी के रूप से भी पहचाना जाता है। ओके। अगली बात करें हम
और क्या खास बात होती है लोकस्ट की? तो देखिए, विश्व में फड़के की करीब 5,000 स्पीसीज या प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 9 को टिड्डी की संज्ञा दी गई है। ओके, फड़के की विश्व में कुल कितनी? तो करीब 5,000 प्रजातियां पाई, जिनमें से 9 को टिड्डी की संज्ञा दी गई है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें यदि हमारे भारत की, तो भारत में टिड्डी की प्रमुख 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। ओके, यदि भारत में बात की जाए तो इसकी कुल कितनी प्रजातियां? तो 3 प्रजातियां, और विश्व की बात की जाए तो करीब 5,000 प्रजातियां, जिनमें से 9 को किसकी संज्ञा दी गई है? टिड्डी की संज्ञा दी गई है। ओके, अब भारत में कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं, आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, कौन कौन सी 3 प्रजातियां? तो उनमें से नंबर 1 है रेगिस्तानी टिड्डी, डेजर्ट लॉकस्ट। ओके, नंबर 1 पर कौन सी है? रेगिस्तानी टिड्डी। देखिए, जितनी भी लॉकस्ट स्पीसीज है या जितनी भी टिड्डी प्रजाति है, उनमें सबसे भयंकर या सबसे विनाशकारी है तो वो कौन सी है? रेगिस्तानी टिड्डी है। ओके, तो देखिए ये है, इसकी क्या विशेष बात होती है? तो नंबर 1 देखिए, ये है, क्या विशेष बात होती है रेगिस्तानी टिड्डी या डेजर्ट लॉकस्ट की? तो नंबर 1 यह है अत्यंत विनाशकारी, यह अत्यंत विनाशकारी स्पीसीज या प्रजाति है। यह अत्यंत विनाशकारी स्पीसीज है या प्रजाति है। ओके, सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया इसी स्पीसीज का नाम है, इसी प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है। ओके, सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया रेगिस्तानी टिड्डी का ही जूलॉजिकल नेम है। ओके, नेक्स्ट और क्या खास बात? यदि विश्व स्तर पे बात की जाए तो विश्व के कुल 70 देश तथा उनके करीब 3 करोड़ किलोमीटर, विश्व में करीब 70 देश तथा उनके 3 करोड़ क्षेत्र में ये पाई जाती है। 3 करोड़ किलोमीटर क्षेत्र में यह पाई जाती है। ओके, विश्व के 70 देशों के कुल 3 करोड़ किलोमीटर क्षेत्र में ये रेगिस्तानी टिड्डी पाई जाती है। अब हम बात करें
कि इस रेगिस्तानी टिड्डी की 2 फेज होती है, ये 2 अवस्थाओं में पाई जाती हैं। कौन कौन सी 2 अवस्थाएं हैं? तो देखिए, ये 2 अवस्थाओं में पाई जाती हैं। नंबर 1 एकल प्रावस्था, एकल प्रावस्था, सोलिटरी फेज, एकल प्रावस्था या सोलिटरी फेज। देखिए, इस प्रावस्था की क्या विशेष बात होती है? तो इस प्रावस्था में टिड्डियों की संख्या कम होती है। टिड्डियों की संख्या कैसी होती है? विरल होती है। और इस अवस्था में जो निम्फ होंगे, निम्फ, शिशु या अभ्रक, वो कौन से कलर के होंगे? तो वो सामान्यतया हरे रंग के होंगे। ओके। और जब ये निम्फ जीवन चक्र में वयस्क में बदलेंगे, वयस्क में बदल जाएंगे, तो ये कौन से कलर के हो जाएंगे? तो ये ग्रे कलर के हो जाएंगे। ओके। और इस स्थिति में ये सामान्य फड़के की तरह, कौन से फड़के की तरह? तो ये सामान्य फड़के की तरह व्यवहार करती हैं। ओके। क्या मतलब रहा कि रेगिस्तानी टिड्डी जब एकल प्रावस्था में होगी तो इनके निम्फ होंगे, वो कैसे होंगे? हरे रंग के। वयस्क कौन से कलर के? ग्रे या धूसर रंग के। और कौन सी अवस्था में रहेगी? तो ये साधारण या सामान्य फड़के की अवस्था में रहेंगी। और संख्या में कैसी रहेगी? तो ये विरल या संख्या में कैसे रहेंगे? कम रहेंगे। ओके। देखिए, नंबर 1 हम बात करें, इस अवस्था में टिड्डी की संख्या विरल होती है, कम होती है, विरल होती है। ओके। नंबर नेक्स्ट, इस अवस्था में इनके अभ्रक या निम्फ हरे रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। नंबर नेक्स्ट, जब ये अभ्रक वयस्क में कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में कन्वर्ट होंगे? ये वयस्क में या अडल्ट में। तो इस वयस्क का रंग कैसा होगा? ग्रे रंग, ग्रे कलर का या धूसर रंग का होता है। देखिए, क्या मतलब रहा कि अभ्रक हरे रंग के होंगे और ये अभ्रक वयस्क में बदलेंगे, तो इस वयस्क का रंग कैसा हो जाएगा? ग्रे या धूसर रंग का हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट हम बात करें, इस अवस्था में ये सामान्य फड़के की भांति, सामान्य फड़के की तरह व्यवहार करती हैं। ओके। नेक्स्ट देखें, और क्या खास बात होती है, और कौन सी अवस्था होती है? तो नेक्स्ट अवस्था होती है ग्रेगेरियस अवस्था या यूथी प्रावस्था, ग्रेगेरियस फेज या यूथी प्रावस्था। देखिए, नंबर 2 पे हम बात करते हैं यूथी प्रावस्था, ग्रेगेरियस फेज। देखिए, इस अवस्था की क्या विशेष बात कि इस अवस्था में टिड्डी अत्यधिक मात्रा में प्रजनन करेगी और अपनी संख्या को बढ़ाएंगी और अवस्था परिवर्तन करेगी। इसका मतलब ये रहा कि एकल अवस्था से किस में प्रवेश कर जाएगी? यूथी अवस्था में प्रवेश कर जाएगी। तो क्या मतलब रहा कि इस अवस्था में संख्या कैसी होगी? तो संख्या अधिक होगी। इसका मतलब संख्या सघन होगी। वहाँ पर संख्या कम थी, लेकिन यहाँ पे संख्या कैसी हो जाएगी? इस अवस्था में संख्या अधिक हो जाएगी। नंबर नेक्स्ट, अभ्रकों का रंग, अभ्रक या निम्फ का जो कलर है वहाँ पर ग्रीन था, यहाँ पर कैसा होगा? ब्लैक, काला होगा। ओके। और अपरिपक्व वयस्क
सामान्यतः कौन से कलर के? तो पिंक कलर के, गुलाबी कलर के, गुलाबी रंग के। और परिपक्व वयस्क हैं, और ये परिपक्व वयस्क ये कौन से कलर के? तो ये येलो कलर के, येलो या पीले कलर के। ओके, इस अवस्था में इनकी संख्या अधिक होगी, अभ्रकों का रंग ब्लैक होगा, अपरिपक्व वयस्कों का रंग गुलाबी होगा। और ये कौन सी अवस्था में होंगे? परिपक्व वयस्क का रंग कैसा होगा? येलो या पीला होगा। और क्या विशेष बात कि ये लंबी दूरी तक, इस अवस्था में ये लंबी दूरी तक समूह के रूप में या झुंड के रूप में माइग्रेट करती हैं, या अधिक दूरी तक ये क्या कर सकती है? गमन कर सकती हैं। ओके, देखिए हम बात कर रहे हैं यूथी प्रावस्था या ग्रेगेरियस फेज की। देखिए क्या खास बात होती है? तो नंबर 1, इस अवस्था में इनकी संख्या सघन होती है, सघन या अधिक होती है। नंबर नेक्स्ट, इस अवस्था में अभ्रक निम्फ काले रंग के होते हैं, काले रंग के होते हैं। नंबर नेक्स्ट, अपरिपक्व वयस्क अडल्ट, इस अवस्था में अपरिपक्व वयस्क इनका रंग कैसा होगा? तो पिंक या गुलाबी होगा, गुलाबी होता है। नंबर नेक्स्ट, परिपक्व, इस अवस्था में जो परिपक्व वयस्क होंगे और परिपक्व वयस्कों का रंग होगा वो कैसा होगा? तो वो येलो या पीला हो। ओके, और क्या खास बात कि इस अवस्था में ये लंबी दूरी तक गमन करती हैं, लंबी दूरी तक समूहों में तथा निश्चित पट्टियों में गमन करती हैं, निश्चित पट्टियों में गमन करती हैं। ओके, निश्चित पट्टियों में गमन करती है। नेक्स्ट बात की जाए और क्या खास बात होती है इस अवस्था की? तो देखिए यदि हम बात करें सोलिटरी फेज और ग्रेगेरियस फेज की, तो इन दोनों के बीच में एक अवस्था आती है जिसको बोलते हैं ट्रांसिएंट फेज, ट्रांसिएंट अवस्था। देखिए ऋतु की अनुकूलता या अनुकूल वातावरण में ये इन टिड्डियों में प्रावस्था में एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में क्या होता है? रूपांतरण होता है। क्या मतलब रहा कि ऋतु की अनुकूलता होने पर एकल प्रावस्था किस में कन्वर्ट हो जाती है? यूथी प्रावस्था में कन्वर्ट हो जाती है। और इस एकल प्रावस्था और यूथी प्रावस्था के बीच की जो अवस्था है उस बीच की अवस्था को कहते हैं ट्रांसिएंट अवस्था, ट्रांसिएंट अवस्था, ट्रांसिएंट फेज। ओके, कि ऋतु की अनुकूलता होने पर टिड्डी की प्रावस्था एक प्रावस्था दूसरी प्रावस्था में परिवर्तित होती है, और एकल प्रावस्था और यूथी प्रावस्था, जब एकल प्रावस्था से यूथी प्रावस्था में रूपांतरण होगा तो दोनों के बीच में एक ऐसी अवस्था आती है, इस अवस्था को कहते हैं ट्रांसिएंट अवस्था। ओके, देखिए ट्रांसिएंट फेज, देखें ऋतु की अनुकूलता ऋतु या वातावरण की अनुकूलता होने पर टिड्डी में या टिड्डी का
एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रूपांतरण होता है तथा एकल प्रावस्था एवं युति प्रावस्था के बीच आने वाली प्रावस्था को ट्रांसिएंट प्रावस्था कहते हैं। ओके, कि ऋतु की अनुकूलता या वातावरण की अनुकूलता होने पर टिड्डी की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रूपांतरण होता है, और एकल प्रावस्था और युति प्रावस्था के बीच आने वाली अवस्था को क्या कहते हैं? तो ट्रांसिएंट फेज कहते हैं। ओके, देखिए ये रही कुछ सामान्य बातें। अगली हम बात करें रेगिस्तानी टिड्डी के। देखिए अगली दूसरी स्पीशीज की हम बात करें तो वो होती है प्रवासिनी टिड्डी, माइग्रेटरी लोकस्ट। देखिए माइग्रेटरी लोकस्ट क्या खास बात होती है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम लोकस्टा माइग्रेटोरिया है। प्रवासिनी टिड्डी का वैज्ञानिक नाम लोकस्टा माइग्रेटोरिया। ओके, कहाँ पर सक्रिय रहती है? तो यह है राजस्थान तथा गुजरात में प्रमुखतया पाई जाती है। नंबर नेक्स्ट, और क्या खास बात है? तो देखिए ये डेजर्ट लोकस्ट या कौन सी टिड्डी? रेगिस्तानी टिड्डी से छोटे आकार की होती है। ओके, और क्या खास बात है? तो वर्ष में ये 2 बार प्रजनन करती हैं। वर्ष में ये कितनी बार? 2 बार प्रजनन करती है। इसका मतलब ये रहा कि एक वर्ष में इनकी एक से अधिक पीढ़ियाँ पाई जाती हैं। ओके, 2 बार प्रजनन करेगी, अर्थात एक वर्ष में इनकी एक से अधिक जनरेशन मिलती है। नंबर नेक्स्ट, देखिए वैज्ञानिक नाम लोकस्टा माइग्रेटोरिया, राजस्थान तथा गुजरात में प्रमुखतया पाई जाती है, और आकार में किससे छोटी? तो ये डेजर्ट लोकस्ट से छोटी होती है, और वर्ष में 2 बार प्रजनन करेगी। इसका मतलब यह है कि एक वर्ष में इनकी एक से अधिक जनरेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्पीशीज़ की बात करें हम, देखिए अगली प्रजाति है
बम्बैया टिड्डी, बम्बैया टिड्डी, बॉम्बे लॉकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट। इसकी क्या खास बात है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है पतंगा सक्सिंक्टा। यदि बम्बैया लोकस्ट की बात करें तो वैज्ञानिक नाम पतंगा सक्सिंक्टा। कहाँ सक्रिय रहती है? तो ये गुजरात तथा तमिलनाडु के मध्य, गुजरात तथा तमिलनाडु के मध्य सक्रिय रहती है और इनकी एक वर्ष में केवल एक पीढ़ी पाई जाती है। देखिए इसकी हम बात करें क्या खास बात होती है, तो पहला वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम पतंगा सक्सिंक्टा। देखिए क्या वैज्ञानिक नाम है इसका? पतंगा सक्सिंक्टा। ओके, पतंगा सक्सिंक्टा कहाँ सक्रिय रहती है? तो ये गुजरात व तमिलनाडु के मध्य पाई जाती है। और नंबर नेक्स्ट, एक वर्ष में एक ही पीढ़ी पाई जाती है। ओके, बम्बैया टिड्डी वैज्ञानिक नाम पतंगा सक्सिंक्टा, गुजरात व तमिलनाडु के मध्य पाई जाती है और एक वर्ष में केवल एक ही जनरेशन इनकी प्राप्त होती है। ओके, तो ये था भारत में पाई जाने वाली स्पीसीज के बारे में। अगले हम बात करते हैं फड़के के पोषक पौधे। नंबर 1 पे हमने देखा सामान्य परिचय जनरल इंट्रोडक्शन, और नंबर 2 पर हम देख रहे हैं पोषक पौधे। देखिए पोषक पौधों की यदि हम बात की जाए तो खरीफ की ऋतु में उगाए जाने वाले सभी फसलें तथा फल वृक्ष। अब खरीफ की ऋतु में उगाई जाने वाली सभी फसलों में जैसे मूंग है, मूंगफली है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का, ये सभी, और इनके अतिरिक्त जो फल वृक्ष हैं ये सब इनके पोषक पौधे हैं। तो देखिए खरीफ ऋतु में उगाई जाने वाली सभी फसलें जिनमें से ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गवार, मिर्च आदि तथा फल वृक्ष इसके प्रमुख पोषक पौधे हैं। ओके, यदि पोषक पौधों की बात की जाए तो खरीफ ऋतु में उगाई जाने वाली सभी फसलें जैसे ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गवार, मक्का आदि, और इनके अलावा फल वृक्ष भी इनके मुख्य पोषक पौधे हैं। नेक्स्ट बात करें हम इसके स्थिति और महत्व की। नेक्स्ट, स्थिति और महत्व, स्थिति एवं महत्व। देखिए स्थिति और महत्व की बात की जाए तो ये कुछ विशेष प्रकार के वनस्पति को छोड़कर शेष सभी प्रकार की वनस्पति को क्या कर सकती है? ये नष्ट कर सकती है। इसका मतलब ये रहा कि कुछ गिने चुने पादप स्पीसीज को छोड़कर ये सभी वनस्पति को पूर्ण रूप से खाकर नष्ट
कर सकती है। कौन कौन से पादप? तो देखिए जैसे आक, जामुन, अंजीर, शीशम आदि। तो देखिए कुछ वृक्षों जैसे शीशम, अंजीर, कुछ वृक्षों जैसे शीशम, अंजीर, जामुन, आक, नीम आदि को छोड़कर ये सभी प्रकार की वनस्पति को नष्ट कर सकती हैं। सभी प्रकार की वनस्पति को नष्ट कर सकती है। कितना नष्ट कर सकती है? तो ये डिपेंड करता है टिड्डी की संख्या के ऊपर। यदि संख्या में विरल है तो क्षति की मात्रा कम होगी, और यदि संख्या अधिक है तो क्षति की मात्रा भी अधिक होगी। तो देखिए इनमें क्षति की मात्रा कीट की संख्या पर निर्भर करती है। ओके, क्षति की मात्रा होगी वो कीट की संख्या पर डिपेंड करेगी। अगला देखते हैं इसके जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। देखिए आपको याद हो तो हमने पढ़ रखा है कि कीटों में दो प्रकार का कायांतरण पाया जाता है, एक पूर्ण प्रकार का कायांतरण और एक अपूर्ण प्रकार का कायांतरण। देखिए इसके जीवन चक्र की हम बात करें, लाइफ साइकिल, जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। हमने ये कहा कि कीटों में दो प्रकार का कायांतरण, नंबर 1 पूर्ण कायांतरण और नंबर 2 पर अपूर्ण प्रकार का कायांतरण। इसका मतलब ये रहा कि पूर्ण कायांतरण होगा तो लार्वा अवस्था होगी, और लार्वा अवस्था होगी तो जीवन चक्र 4 अवस्थाओं में अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क में कंप्लीट होगा। और यदि अपूर्ण प्रकार का कायांतरण होगा तो अपूर्ण प्रकार के कायांतरण में लार्वा अवस्था का अभाव होगा, और लार्वा अवस्था नहीं होगी तो फिर जीवन चक्र अंडा, प्यूपा और अडल्ट में कंप्लीट होगा। यदि हम टिड्डी की बात करें, लोकस्ट की बात करें, तो इसमें अपूर्ण प्रकार का, टिड्डी में अपूर्ण इनकम्प्लीट मॉर्फोसिस, अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है। ओके, अपूर्ण प्रकार का कायांतरण पाया जाता है। तो जीवन चक्र कुल कितनी अवस्थाओं में? 3 अवस्थाओं में। कौन कौन सी 3 अवस्था? तो नंबर 1 पर है अंडा, एग। देखिए इसके जो परिपक्व वयस्क हैं, परिपक्व प्रौढ़ हैं, मैथुन क्रिया करेंगे, और मैथुन क्रिया करने के पश्चात जो मादा वयस्क है सामान्यतया या प्रमुखतया बलुई मिट्टी में, प्रमुखतया कौन सी मिट्टी में? बलुई मिट्टी में। और कितनी गहराई? तो 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई, और समूह में अंडे देंगी। और समूह में अंडों की संख्या हो सकती है 50 से 150। ओके, और एक मादा अपने जीवन काल में करीब 500 अंडे देती है। ओके, क्या खास बात रही? अंडों का निर्माण कैसे होगा? तो परिपक्व नर तथा मादा के मैथुन क्रिया के पश्चात अंडों का निर्माण होगा, और मैथुन क्रिया के पश्चात जो मादा वयस्क है वो सामान्यतया प्रमुखतया बलुई मिट्टी को अंडे देने के लिए प्राथमिकता देती है। और ये अंडे हैं वो भूमि में करीब 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पर और समूह में दिए जाते हैं। और समूह में अंडों की संख्या होगी वो कैसे होगी? तो 50 से 150 तक होंगी। और जीवन काल में कुल कितने अंडे? तो करीब 500 अंडे दिए जाएंगे।
और इन अंडों की बात करें तो ये चावल के दाने के समान, चावल के दाने के समान होते हैं। और इस अवस्था में इनकी जो लंबाई है वो 7 से 8 मिलीमीटर और चौड़ाई है वो करीब 1 मिलीमीटर होती है, करीब 1 मिलीमीटर ये लंबाई और ये चौड़ाई। ओके, देखिए अंडा परिपक्व पूर्ण रूप से या लैंगिक रूप से, लैंगिक रूप से परिपक्व, सेक्सुअली मैच्योर्ड, लैंगिक रूप से परिपक्व नर तथा मादा, नर तथा मादा टिड्डी मैथुन क्रिया करते हैं, मैथुन क्रिया करते हैं, मैथुन क्रिया करते हैं। नेक्स्ट, मैथुन क्रिया के पश्चात, मैथुन क्रिया के पश्चात मादा टिड्डी, मादा टिड्डी प्रमुखतया बलुई मिट्टी में, बलुई मिट्टी में अंडे देने का कार्य करती हैं, ओके। मैथुन क्रिया के पश्चात मादा टिड्डी प्रमुखतः किसमें, तो बलुई मिट्टी में अंडे देने का कार्य प्रारंभ करती हैं। ओके, नंबर नेक्स्ट, अंडे भूमि में 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई तथा समूह में, ग्रुप्स में, समूह में दिए जाते हैं, जिनमें अंडों की संख्या करीब 50 से 150 तक होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, इसके अंडे चावल के दाने के समान होते हैं, चावल के दाने के समान होते हैं, जो 7 से 8 मिलीमीटर लंबाई के तथा 1 मिलीमीटर चौड़ाई के होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करें कि मादा द्वारा कितने अंडे दिए जाते हैं, तो मादा द्वारा करीब 500 अंडे दिए जाते हैं। मादा के द्वारा करीब कितने अंडे दिए जाएंगे, तो 500 अंडे दिए जाएंगे। ओके, अगली बात करें हम प्यूपा। नेक्स्ट देखिए, कोस या प्यूपा। देखिए, सामान्यतः अंडों का जो प्रस्फुटन काल होगा, हैचिंग पीरियड होगा, वो 10 से 40 दिन का होता है। और इस प्रस्फुटन काल के पश्चात इन अंडों से वर्मी फॉर्म या क्रमी के आकार की लट भूमि से बाहर निकलती है। क्या मतलब रहा कि अंडों का हैचिंग पीरियड होगा वो कितना होगा, करीब 10 से 40 दिन का होगा।
और इस हैचिंग पीरियड के पश्चात इन अंडों से किसका निर्माण होगा? कोष का निर्माण होगा। और ये कोष वर्मी फॉर्म के रूप में या कृमि के रूप में भूमि से बाहर आकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, देखिए इसकी क्या विशेष बात? तो अंडों का प्रस्फुटन काल करीब 10 से 40 दिन का होता है। तत्पश्चात अंडों का प्रस्फुटन काल करीब 10 से 40 दिन का होता है। उसके बाद क्या होगा कि हैचिंग पीरियड के बाद में अंडों का प्रस्फुटन होगा तो वर्मीफॉर्म के रूप में लटें भूमि से बाहर निकलेंगी और ये किस में कन्वर्ट होना शुरू कर देंगी? तो ये कोष में कन्वर्ट होना शुरू कर देगी। तो अंडों के प्रस्फुटन काल कितना होता है? करीब 10 से 40 दिन का होता है। उसके पश्चात कृमि आकार वर्मी फॉर्म कृमि आकार के रूप में लट भूमि से बाहर आकर कोष में परिवर्तित होना शुरू कर देती हैं। ओके, उसके बाद क्या होगा कि करीब 3 से 10 सप्ताह में ये कोष है, ये भी क्या हो जाएगा? परिपक्व हो जाएगा। और ये परिपक्व होकर किस में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा? तो ये वयस्क में बदलना शुरू कर देगा। ओके, तो देखिए करीब 3 से 10 सप्ताह बाद ये प्यूपा वयस्क में परिवर्तित होना शुरू कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें वयस्क या अडल्ट। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वयस्क अडल्ट। क्या होगा कि जैसे ही प्यूपा वयस्क में परिवर्तित होना शुरू करेगा उसके 10 से 15 दिन पश्चात वयस्क में परिवर्तित होने के करीब 10 से 15 दिन पश्चात ये लैंगिक रूप से क्या हो जाएंगे? परिपक्व हो जाएंगे। लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाएंगे। उसके पश्चात ही फिर से क्या करेंगे? मैथुन क्रिया करेंगे और मैथुन क्रिया करने के बाद में फिर से इसी प्रक्रम को रिपीट किया जाएगा। ओके, तो देखिए कोष के वयस्क में परिवर्तित होने के बाद करीब 10 से 15 दिन पश्चात यह वयस्क लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं तथा मैथुन क्रिया हेतु तैयार हो जाते हैं। ओके, जैसे ही प्यूपा है अडल्ट में परिवर्तित होगा तो
करीब 10 से 15 दिन पश्चात लैंगिक रूप से क्या हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे तथा मैथुन क्रिया के लिए फिर से तैयार हो जाएंगे। अनुकूल वातावरण में फिर से क्या होगी, मैथुन क्रिया होगी और मादा टिड्डी के द्वारा फिर से क्या कर दिया जाएगा, अंडे देने का कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। और इस तरह इनका जो जीवन चक्र है वो रिपीट होता रहेगा। ओके, तो कुछ इस तरह का जीवन चक्र है टिड्डी या लोकस्ट का। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लोकस्ट के प्रबंधन की, कि किस तरह से इसका प्रबंधन किया जा सकता है। ओके, आज के लिए इतना ही। वीडियोज़ को देखते रहिए, इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।